हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 41 और चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं आज। तो इस चैप्टर 3 विद्युत धारा या वैद्युत धारा हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक वैद्युत धारा। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, उसमें जो आवेश था वो विराम अवस्था में था, स्थिर था, इसलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, स्थिर वैद्युत की थी। तो अब यहाँ से आवेश गति में होगा। इस चैप्टर में आवेश गतिमान है। अब गतिमान होने पर उसके क्या क्या रिजल्ट हैं, क्या क्या फिनोमेना हैं, वो हमें यहाँ समझने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत धारा। तो देखिए वैद्युत धारा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है यहाँ एक शब्द है धारा। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा की धारा, तो जो गंगा जी हैं उनमें कौन प्रवाहित हो रहा है? जल। तो जल जब प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी तालाब में जल है, पानी है, वो स्थिर अवस्था में है, तो वहाँ हम धारा नहीं कहेंगे। धारा का मतलब है फ्लो होने से, बहने से। तो जैसे गंगा की धारा में क्या बह रहा है? जल बह रहा है। तो और जल कब बहता है? तो ध्यान रखेंगे, जल के बहने के लिए जल ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, नीचे तल की ओर। ठीक है, तो जल बहने लगा तो वो जल की धारा हो गई। और ऐसे ही ताप, जब दो गर्म वस्तुएं आपस में संपर्क में लाई जाती हैं तो उसमें क्या प्रवाहित होने लगता है? ऊष्मा। ये जल था। और ऐसी ऊष्मा कब प्रवाहित होती है? जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर होगा। तो ऊष्मा कब प्रवाहित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। बात समझ रहे हैं? तो जो जल है वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर, या ये कह सकते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। वैसे ही ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही आवेश जो है, आवेश किधर प्रवाहित होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे भाई, ये जो हम बात लिख रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये बात किस पर लागू होती है? धनावेश पर। ये बात ध्यान रखेंगे, धनावेश किधर बहता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऋणावेश के लिए उल्टा है, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव हो गया। तो एक बात यहां पर क्लियर हुई। देखिए जब प्रवाह होने लगता है तभी धारा बनती है। तो वैद्युत धारा क्या हुई कि जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने लगता है तो हम ये कहते हैं कि उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? वो इसकी परिभाषा हो जाएगी, और इसका मान आवेश प्रवाह की दर के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि विद्युत धारा समझ में आ गई होगी। विद्युत का अर्थ यहाँ किससे है? आवेश से, और धारा का मतलब फ्लो होने से। तो चार्ज जब फ्लो होने लगा, आवेश फ्लो होने लगा, तो वहाँ चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो डेफिनेशन लिखते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, ऐसे लिख लें, नेट आवेश, परिभाषा सही सी बन जाएगी, नेट आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की
दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से नेट आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए चालक है, जैसे कोई वायर है, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब जैसे आवेश ऐसे प्रवाहित होगा परिच्छेद से, इससे मतलब है। तो इसलिए हमने लिखा है अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन हमने एक शब्द और लिखा है, नेट आवेश प्रवाह की दर को। ये क्यों लिखा? तो देखो ऐसा हो सकता है कि एक बात ध्यान रखेंगे, जो चालक पदार्थ हैं उनमें कौन प्रवाहित होगा? हमने पीछे भी पढ़ाया है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो यानी आवेश प्रवाह हो रहा है। तो किसी चालक में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो कितना आवेश जा रहा है? 100 ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 100। वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? ई। तो 100 इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश हुआ 100 ई हो गया। सिंपल सी बात है भाई। और मान लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो विद्युत धारा के लिए कौन सा आवेश लेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि नेट आवेश कितना हुआ, यानी 70 ई आवेश इस दिशा में फ्लो हो रहा है, इस दिशा में, क्योंकि 100 इधर 30 इधर भी तो वापस आ रहा है भाई। तो इस दिशा में 70 ई आवेश प्रवाहित हुआ, तो हम यहाँ नेट आवेश लेंगे। ये नहीं कि हमने एक इधर जाने वाला आवेश तो देख लिया, इधर आने वाला आवेश नहीं देखा, तो वहाँ मिस्टेक हो सकती है। इसलिए जो नेट आवेश है उसी के प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे I से लिखते हैं, तो I बराबर एक तरीके से क्या हो गया? Q/T। मान लो T सेकंड में Q आवेश किसी परिच्छेद से प्रवाहित हो रहा है, यानी यहाँ जो आवेश प्रवाहित हो रहा है Q कितने समय में? T समय में। तो दर कितनी हो गई? Q/T। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका देखें मात्रक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q आवेश है, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। तो देखें इस मात्रक को हम एक वैज्ञानिक के नाम पर भी अथवा करके लिख सकते हैं, एम्पियर, अथवा एम्पियर। ठीक, तो अब देखें इसकी विमा क्या होती है विद्युत धारा की। ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ए होती है। विमा क्या होती है विद्युत धारा की? ए होती है। एक बात ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। मैं यहां लिखता हूं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसे है उसको समझते हैं। तो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भाई। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए, ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक टॉपिक को क्रम से समझते चलेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि भाई विद्युत धारा के बिना कुछ नहीं है। एक दिन के लिए अगर आपकी सप्लाई घर की चली जाए तो तिलमिला उठते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छा है। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे अदिश राशि है, इस बात की चर्चा करते हैं। जैसे हम एक जंक्शन लेते हैं, एक वायर ये है, ये जंक्शन, और एक वायर ये है। इधर 3 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर 4 एम्पियर की धारा आ रही है, और एक वायर ये है। तो देखें यहाँ अगर प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ 7 एम्पियर की धारा यहाँ से गुजरती है। लेकिन अगर हम इसको सदिश राशि मानते, इसका मतलब यहाँ दिशा का कोई फर्क नहीं है, सीधे सीधे बीजगणितीय योग कर दिया। और बीजगणितीय योग किन राशियों में किया जाता है? जो राशियाँ
अदिश होती हैं। अब मान लो ये 90 डिग्री का एंगल होता और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसका और इसका परिणामी कैसे निकालते, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर 25, अंडर रूट 25 और उसका वर्गमूल आ गया 5। बात समझ रहे हैं? लेकिन 5 नहीं है, कितनी है, 7 है। सदिश राशि होती तो यहाँ 5 होता, लेकिन वहाँ 7 ही मिलेगी। प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यानी दिशा चालक की दिशा बदलने से इसमें उसके परिमाण में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक बल्ब है, मान लीजिए, समझने की कोशिश करें, क्या है, एक बल्ब है और इस बल्ब में ये 2 वायर हैं, जैसे सपोज ये करंट आ रहा है, ये वायर है, ये बल्ब ऑन है इस समय, ठीक। अब इस बल्ब पर नज़र रखिएगा, ये बल्ब जैसे जल रहा है, अगर मैं एक वायर को ऐसे कर दूं, ऐसे करके कर दूं, यानी वायर की हमने ओरिएंटेशन बदल दिया, वायर को तोड़ मरोड़ दिया, यानी दिशा बदल दी, या इस वायर को मैंने ऐसे कर दिया, तब भी बल्ब ऐसे ही जलता रहेगा। यानी वायर को इधर उधर करने से, उसकी दिशा पलटने से या दिशा में बदलाव करने से उस धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा, यानी वो चालक की दिशा पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि हुई। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखें, बात करेंगे, अगर यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये जो सूत्र हमने लिखा है ये उस समय के लिए है कि जब किसी चालक में एक कांस्टेंट स्थायी धारा बह रही हो, लेकिन हो सकता है कि धारा अपरिवर्ती न हो, अस्थायी हो, यानी ये किसके लिए है, स्थायी धारा के लिए, यानी स्थायी है, कांस्टेंट है, यानी अपरिवर्ती है। अब मान लो धारा बदल रही हो, किसी समय कुछ हो जाती है, किसी समय कुछ हो जाती है, वेरिएबल करंट हो, परिवर्ती धारा हो, अस्थायी धारा हो, तो उस केस में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो धारा देखेंगे आई, यानी एट टाइम टी, वो कैसे देखी जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जैसे आप तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक त्वरण, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो देखते हैं, उसी प्रकार से ये एक पर्टिकुलर टाइम टी पर करंट हो गई, क्योंकि अब करंट वेरिएबल है, बदल रही है, तो हम ऐसे करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई टी बराबर डी क्यू ओवर डी टी। ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये विद्युत धारा की डेफिनेशन हुई। अब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण कैसे होगा, कि किधर बहेगी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की दिशा देखते हैं, किधर से किधर की ओर बहती है विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए भाई, किसी चालक में विद्युत धारा किस सिरे से किस सिरे की ओर बहेगी, ये डिसाइड कौन करेगा। चालक की बात करेंगे तो चालक में जो विद्युत धारा है वो किसके कारण बह रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो विद्युत धारा, अब मान लो अगर किसी वायर में, जैसे ये कोई वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, इस दिशा में जा रहा है, तो विद्युत धारा जो होगी उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। एक बात और, ये तो रहा चालक की बात हो गई। अब मान लो किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत अपघट्ट में धनायन और ऋणायन होते हैं, तो वहाँ धारा ऋणायन के तो विपरीत होगी, जैसे यहाँ है ऋणायन के विपरीत दिशा में, लेकिन जिधर धनायन बह रहे होंगे उनकी दिशा में मानी जाएगी। जैसे अब जैसे कोई विद्युत अपघट्ट होता और देखिए धनायन अगर इधर गति कर रहा है तो ऋणायन इधर गति कर रहा होगा, तो धारा की दिशा इधर होगी।
यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि धनायन जिधर जा रहे होंगे धारा उस दिशा में मानी जाती है या ऋणायन के विपरीत दिशा में मानी जाती है। तो इस बात को आप लोग यहाँ लिख लेंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत अपघट्ट में धनायन अगर बह रहा है, धनावेश अगर बह रहा है तो धनावेश की दिशा में होती है और ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। इस बात को आप लोग यहाँ नोट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और हम बता देते हैं, लेकिन वैसे इसकी चर्चा आगे होगी, कि विद्युत धारा परिमाण और दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दिष्ट धारा, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिष्ट धारा, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और प्रत्यावर्ती धारा, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, और इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। देखें, दिष्ट धारा क्या है? इसको शॉर्ट में डीसी कह देते हैं, डीसी, और इसको शॉर्ट में एसी कह देते हैं। ये किस आधार पर वर्गीकरण किया है हमने विद्युत धारा का? उसके परिमाण और दिशा के आधार पर। दो प्रकार की धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, डीसी और एसी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये इससे आपको जो मैंने यहाँ थ्योरी अभी समझाई थी वो समझ में आती रहेगी। ये जो हमारा चालक है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में दिखाई गई है। और विद्युत अपघट्ट में ऋणावेश के विपरीत, लेकिन धनावेश के यानी ऋणायन के विपरीत और धनायन के दिशा में है। अब इनको समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहाँ समझाता हूँ। तो देखें, दिष्ट धारा से क्या अर्थ है? डीसी। तो दिष्ट धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण समय के साथ नियत रहता है, बदलता नहीं है। जैसे अगर किसी सर्किट में 3 एम्पियर की धारा बह रही है तो 3 ही बह रही होगी किसी भी टाइम पर, अगर हम उसको देख लें। यानी समय के साथ उसका परिमाण नहीं बदल रहा है और साथ साथ दिशा भी नहीं बदल रही है। तो समय के साथ न तो परिमाण बदल रहा है और न दिशा बदल रही है। दिशा एक ही रहेगी और वो रहेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। दिष्ट धारा हमें कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है, सेल से मिलती है। तो सेल में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे हमने कोई सर्किट बनाया, ये कोई वायर है, ये बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाया जाता है। ये बैटरी या सेल का संकेत है इस तरीके से। तो दिष्ट धारा हमेशा प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर बहेगी इस तरीके से। तो ये कौन सी धारा है? डीसी है। ये समय के साथ नहीं बदल रही। जैसे इस परपथ में अगर 2 एम्पियर की धारा है तो 2 ही बह रही है और दिशा भी निश्चित है। ये नहीं कि कभी दिशा इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? डीसी करंट। अगर डीसी करंट का अगर ग्राफ लें टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे इधर हमने टाइम लिया, इधर करंट लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि किसी भी टाइम पर देखें आई की वैल्यू सेम रहनी है और एक ही दिशा में है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। तो किससे मिलती है ये? बैटरी से। और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा, ये वो धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। तो जैसे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो एसी होती है और इसका मान बदलता रहता है। इसकी और डिटेल एक चैप्टर आगे आएगा, प्रत्यावर्ती धारा, वहाँ डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ इसमें ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस होता हो कि प्लस से माइनस की ओर एक दिशा में नहीं बहेगी। जैसे ये कोई वायर है तो अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इधर भी बहती है, इधर भी बहती है, इधर भी बहती है, इधर भी बहती है। तो अगर इसका ग्राफ खींचें ज्यावक्र की शेप में, अगर प्रत्यावर्ती धारा लें तो इस तरीके से परिमाण, ये टाइम है और इधर आई है। देखें, प्रत्यावर्ती धारा को छोटे आई से लिखते हैं, ये बात भी मैं समझा देता हूँ, और डीसी करंट को हम कैपिटल आई से लिख देते हैं।
तो देखें जैसे जैसे टाइम बदल रहा है मैग्नीट्यूड बदल रहा है। जैसे यहाँ 0 है इस टाइम पर, यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर इस टाइम पर फिर 0 हो गई। अब यहाँ दिशा पलट गई, जैसे वायर में पहले इधर आ रही थी अब इधर फ्लो होने लगी। तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। जैसे घरों में कोई स्विच है तो आप प्लग को चाहे ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डीसी फैन को बैटरी के उल्टे टर्मिनल से जोड़ देंगे तो पता लगा वायर उल्टे जोड़ दिए, हम पंखे के सामने बैठे हैं, हवा ही नहीं आ रही। हवा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पंखा उल्टा घूमने लगा, टर्मिनल उल्टे जोड़ दिए तो, और हवा जा रही है विपरीत दिशा में। हम हवा का इंतजार कर रहे हैं, भाई गलती तो हमने कर दी, उल्टे जोड़ दिए। वहाँ हमें प्लस प्लस से और नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ना होता है, वहाँ पोलरिटी का ध्यान रखना होता है। लेकिन एसी करंट में ऐसा कुछ नहीं है, प्लग पर कोई प्लस माइनस नहीं लिखा होता। फीमेल प्लग में हम ऐसे ही प्लग लगा देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वहाँ कोई दिशा फिक्स नहीं है, बदल रही है। अब इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे भाई, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये सब बातें आगे चलेंगी। प्रत्यावर्ती धारा पूरा चैप्टर है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट का, जो आगे आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जनरली एक स्टेडी करंट की बात कर रहे हैं, स्थायी धारा की बात कर रहे हैं। तो एक जनरल विद्युत धारा को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक तरीके से डीसी की ही बात हो रही है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, एक एम्पियर की डेफिनेशन निकालते हैं। देखिए अभी हमने विद्युत धारा पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा कि I बराबर क्या होता है Q/T, और इसका मात्रक एम्पियर है। तो अगर इस सूत्र में हम T बराबर लें 1 सेकेंड और Q लें 1 कूलाम, कितना ले लिया? 1 कूलाम, तो I बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/1, यानी 1 आ जाएगा, और I का मात्रक एम्पियर है तो 1 एम्पियर आ गया। तो परिभाषा क्या बन गई भाई? ध्यान से सुनिएगा, आप लोग लिख लेंगे इसको, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। बात समझ में आ गई? या लिख ही देता हूँ मैं, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है या प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। वैद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होगी, यानी 1 एम्पियर होगी। या आप चाहें तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। ये डेफिनेशन हुई, तो एम्पियर की परिभाषा हो गई। एक बात हम और बताना चाहेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर अगर वायर कहीं पतला कहीं मोटा हो तो क्या धारा का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा? तो बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे ये कोई वायर है, जैसे यहाँ पतला है, इस तरीके से है ये, अब यहाँ पतला है वायर, यहाँ फिर मोटा, फिर यहाँ पतला। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ 3 एम्पियर है यहाँ 2 एम्पियर रह जाएगी, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं। इस पूरे चालक के हर बिंदु पर धारा नियत रहेगी, इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर वही रहेगी।
मोटे और पतले होने से, अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान न होने से विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नहीं होगा। इसको ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई नदी है, अब मान लो यही नदी होती, कहीं चौड़ी है, कहीं पतली हो गई, कहीं चौड़ी है, तो वहाँ जो जल प्रवाहित हो रहा है उसके प्रवाह की दर हर जगह समान होगी। कैसे? जहाँ चौड़ी है वहाँ ज़्यादा द्रव है, तो 1 सेकंड में बहने वाला जो जल है उसकी मात्रा और 1 सेकंड में यहाँ से गुजरने वाले जल की मात्रा बराबर ही रहेगी। कैसे? जब यहाँ ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा जल है इतने क्रॉस सेक्शन में, तो वहाँ जल धीरे धीरे बह रहा होगा, और जैसे बर्नौली प्रमेय में पढ़ा था। और यहाँ जैसे ही एरिया कम होगा वहाँ यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी, तो 1 सेकंड में जल की मात्रा उतनी ही रहेगी, बराबर रहेगी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा। ठीक उसी प्रकार वायर में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा हर बिंदु पर एक समान रहेगी, हर जगह एक समान रहेगी, इसलिए विद्युत धारा एक समान रहेगी, अलग अलग नहीं रहेगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसको नोट करके लिख लेना। और अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है किसी चालक का, और ये उसका एरिया ए है, और यहाँ से कितनी धारा बह रही है, आई। तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व, चालक के अनुप्रस्थ काट के, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परतः एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। वही हम उस क्वांटिटी को क्या कह देते हैं, धारा घनत्व। यानी एकांक क्षेत्रफल से, यानी जैसे समझ सकते हैं ए क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजर रही है, लंबवत गुजरने वाली देखनी है, वो कितनी है, आई। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी, आई अपॉन ए, यूनिट एरिया से। तो यही हमारा धारा घनत्व हो गया। और इसको किससे लिखते हैं, जे से। तो जे बराबर आई अपॉन ए, ये धारा घनत्व का सूत्र आ गया। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व की परिभाषा लिखें भाई, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परतः एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाली, से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है, वैद्युत धारा के बराबर होता है। इसे किससे लिखते हैं, जे से निरूपित करते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, देखें भाई, विद्युत धारा अदिश राशि थी लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि है। ये बात ध्यान रखेंगे, यह है सदिश राशि है। तो देखें, ये जो धारा घनत्व है वो चालक की प्रॉपर्टी नहीं है, किसका अवलक्षण है, उस चालक के बिंदु का। तो अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व अलग अलग हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उस केस में अगर हम धारा देखना चाहें तो, या ये बात तो समझ में आ गई, एक बात और समझ लेते हैं। ऐसे करते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखें, अगर मान लो ये सिचुएशन होती कि जो हमारा चालक है वहाँ जो परिच्छेद है हमारा, अभी इसको नहीं बना रहा मैं, तिरछा होता इस तरीके से, धारा इधर बह रही होती, तो एरिया वेक्टर इधर दिखाया जाता है लंब दिशा में, और मान लो इससे थीटा कोण बना रहा होता है ये परिच्छेद, तो हमें लंबवत वाला घटक लेना है। तो अगर हम इसका इस एरिया का घटक निकालेंगे इस दिशा में, देखिए ये एंगल थीटा, तो इन दोनों तलों के बीच का एंगल भी थीटा, तो इस एरिया ए का ये जो घटक आएगा वो कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो अब हम एरिया की जगह कितना लिखेंगे, तो जे बराबर आई बटे ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो गया, जे ए कॉस थीटा, ओके, जे इंटू ए कॉस थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये आ गया। अगर देखें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व तो अलग अलग है, तो हम धारा आई कैसे निकालेंगे, तो समाकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ये तो आप लोग सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए एरिया से करंट निकाल के उसका समाकलन कर देंगे, तो हमें टोटल करंट उस चालक से जो प्रवाहित हो रही है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतनी ही बात करेंगे। हमने 2 टॉपिक समझ लिए हैं, विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, विद्युत धारा की जो प्रॉपर्टी थी कि अदिश राशि है और उसका मात्रक क्या है, 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या है, तो इनके सबको आप लिखेंगे, विधिवत नोट्स बनाएंगे जिससे इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं कल इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।